जैसे कॉपर एस, यहां पर देखो 1 छिपा है, यहां पर 1 छुपा है, यानी x के जगह पर हो गया 1 और y के जगह पर क्या हो गया 1। देखो x के जगह पर 1 है और y के जगह पर भी 1 है, तो सिंपल केस पे लिख सकते हैं आप कैसे, 1 के पावर 1, 1 के पावर 1, x के पावर 1 सॉरी x के पावर x, y के पावर y, यानी 1 के पावर 1 एंड 1 के पावर 1 एंड s के पावर 1 प्लस 1 हो गया। सॉल्व करेंगे तो s का स्क्वायर आ जाएगा, भाई यही तो आया। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों सबसे पहले तो मैं आपसे माजरत चाहूंगा क्योंकि लेक्चर आने में थोड़ा सा लेट हो गया, मैं कुछ अलग काम पे बिजी था, इसलिए मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब हमारा लेक्चर यहाँ से कंटिन्यू होगा, डेली ही आपको लेक्चर मिलते रहेंगे, इसलिए आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बच्चों हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर के अंतर्गत टोटल 12 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको लास्ट लेक्चर पर वेंट्स ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़ा दिया था। आज हम लोग उसी में थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे और आज डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, साथ साथ डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में और सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आज के इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है आज डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। सबसे पहली बात, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट आप निकालना चाहते हैं तो उसके लिए हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करना पड़ेगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप वीक एसिड भी सोच सकते हैं और वीक बेस भी आप सोच सकते हैं। अच्छा, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन पे कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता, तो जब भी डिसोसिएट होगा आपका पार्शियली ही डिसोसिएट होगा, मतलब टोटल रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। जबकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो रिएक्टेंट से पूरी तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट को निकालने के लिए हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करना पड़ेगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मैं यहाँ पे वीक एसिड सोच लेता हूँ CH3COOH को। ये आपका पार्शियली डिसोसिएट हुआ और बना दिया H+ और साथ में CH3COO-। टाइम इक्वल टू 0 पे अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C है तो ये आपके पास 0 होगा, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इनिशियल टाइम पे कोई भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती है। जब थोड़े समय गुजरेंगे ये इक्विलिब्रियम अचीव कर लेगा, तो मैं बोला कि C में से C अल्फा चला जाएगा, तो बनेगा कितना C अल्फा और साथ में C अल्फा, क्योंकि सर रिएक्टेंट जितना डिक्रीज होगा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन उतना ही होगी आपके पास। जैसे C में से C अल्फा गया तो बनेगा भी कितना C अल्फा और C अल्फा। नाउ अल्फा यहां पर क्या है? दिस इज अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना, और C हमारे पास क्या है? दिस इज अ कॉन्सेंट्रेशन, और एक कंसीडर कर रहा हूं Ka, दिस इज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा, ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है ना, इसको आप क्या लिखते हो? दिस इज अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन एंड रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। और एक चीज और जरा ध्यान दे लेना, जितना भी स्टिचोमेट्रिक होगा ना वो आपके कहां चलेंगे? पावर पे चलेंगे। प्रोडक्ट का स्टिचोमेट्रिक आप पावर में लिखना और रिएक्टेंट का भी स्टिचोमेट्रिक आप पावर में लिखना। सबसे पहले देखो तो इसका स्टिचोमेट्रिक 1 है, इसका भी स्टिचोमेट्रिक 1 है और इसका भी स्टिचोमेट्रिक 1 है। स्टिचोमेट्रिक क्या होता है? सिंपल, आप रिएक्शन को बैलेंस कर दो, संतुलित कर दो। तो संतुलित करने के बाद जो जो वैल्यूज को आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, इन द फॉर्म ऑफ मोल वॉल्यूम आप कंसीडर कर सकते हैं, तो आप उसी को स्टिचोमेट्रिक के नाम से जानते हैं। तो जितने भी स्टिचोमेट्रिक होंगे वो उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का पावर में लिखा जाएगा। जैसे अगर मैं इस रिएक्शन का Ka निकालता हूं तो प्रोडक्ट आपके पास 2 है, एक H+ और दूसरा है आपके पास CH3COO-। तो H+ पहले ले लो, इसका स्टिचोमेट्रिक कितना है? 1 है, तो इसका पावर में 1 हो जाएगा। फिर एक है प्रोडक्ट आपके पास CH3COO-,
इसका भी स्टिचोमेट्रिक 1 है, ये पावर में 1 हो जाएगा। और रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, CH3COOH, इसका भी स्टिचोमेट्रिक 1 ही है, तो इसका पावर में आपको क्या लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। नाउ Ka बराबर H प्लस के जगह पे क्या लिख सकते हैं, C अल्फा, और एसीटेट के जगह पे भी क्या लिख सकते हैं, C अल्फा। C अल्फा हो गया, C अल्फा हो गया। और रिएक्टेंट की जगह पे क्या लिखना होगा, C माइनस C अल्फा लिखना होगा, C माइनस C अल्फा। अब इसको सॉल्व करें आप, तो Ka बराबर क्या लिखेंगे, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाई C कॉमन निकाल लो यहां से, तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा, एक C से एक C आपका कट जाएगा। तो Ka बराबर क्या रिजल्ट मिला, दिस इज अ C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। एक तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बनेगा। नाउ इसी फॉर्मूले में एक और बात हो जाएगी कि अगर 1 जो है आपके पास बहुत बड़ा हो जाए अल्फा से, और ये तभी पॉसिबल है जब वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। अगर इलेक्ट्रोलाइट तो है लेकिन बहुत ही ज्यादा वीक है, बहुत ही ज्यादा वीक अगर होगा तो बहुत ही कम पार्शियली डिसोसिएशन देखने को मिलेंगे। तो वैसे सिचुएशन पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 1 से बहुत कम हो जाएगी, तब 1 माइनस अल्फा को आप अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर मान सकते हैं, मतलब कि अल्फा को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा हमारे पास, Ka इज इक्वल टू सिंपल C अल्फा स्क्वायर लिखा जाएगा। तो ये वाला भी आप सोच के चल सकते हैं और ये वाला भी आप सोच के चल सकते हैं। तो यहां पर हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट इन द फॉर्म ऑफ 1 माइनस अल्फा एंड इन द फॉर्म ऑफ नेग्लिजिबल ऑफ 1 माइनस अल्फा। इसको भी माइंड में रखना और इसको भी माइंड में रखना, कॉपी करो। कुछ क्वेश्चंस बात करते हैं हम लोग यहां पर। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है देखो तो जरा। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन 10 ग्राम ऑफ दिस एसिड इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर, Ka का वैल्यू गिवन है और Kf का भी वैल्यू गिवन है। कैलकुलेट करने बोला है। सबसे पहले मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन आपको निकालना है। सबसे पहला नंबर पर, फर्स्ट नंबर पे फाइंड आउट करना है मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखें, मोलालिटी का फॉर्मूला जानते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाई क्या होगा, WP होगा। अब WA आपके क्वेश्चन पर गिवन है कितना बाबू, 10 ग्राम। और इस एसिड का अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, इस एसिड का अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो ये होता है 122.5 ग्राम पर मोल। आपको मॉलिक्यूलर मास निकालने आता है, सारे एटॉमिक मास को अगर आप जोड़ देंगे तो वैल्यू कितना मिलेगा, 122.5 ग्राम पर मोल आपको मिल जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास की जगह पर हो गया 122.5 इंटू 1000 और WB आपके पास कितना दिया गया है, 250 दिया गया है। अब इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, आएगा 0.326। ये मोलालिटी आ चुका है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड जो हमें कैलकुलेट करना है, सेकेंड जो कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये कैसे निकालेंगे, आइए जरा बात करते हैं। अभी हम लोग एक फॉर्मूला देख चुके हैं कि Ka इज इक्वल टू क्या होता है, C अल्फा स्क्वायर। अभी आपको जस्ट मैंने प्रूफ करके दिखाया था। Ka का वैल्यू क्वेश्चन पर गिवन है 1.4 इंटू 10 टू द पावर -3 एंड C यानी कि कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलालिटी कितना है, 0.326 इंटू अल्फा स्क्वायर। देयरफॉर अल्फा बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट 1.4 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाई होगा 0.326। सॉल्व करेंगे आएगा 0.0655, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें कितना मिल जाएगा, 0.0655 मिल जाएगा। इसके बाद हमें थर्ड नंबर कैलकुलेट करना है। थर्ड क्या बोल रहा है देखो तो, वेंट सब फैक्टर आपको निकालना है। क्या निकालना है बेटा, वेंट सब फैक्टर, वेंट सब फैक्टर।
वेंट्स फैक्टर आप कैसे फाइंड आउट करोगे? हम लोग जानते हैं एसिड आपके पास जो दिया गया है कौन सा है, देखो तो CH3, CH2, CHCl और COOH। इसी को लिख लो पहले आप, CH3, CH2, CHCl और COOH। जब ये डिसोसिएट करेगा तो एक तो केटायन बनेगा आपके पास H+, और दूसरा पार्ट क्या बन जाएगा, CH3, CH2, CHCl और COO-, ये एनायन बन जाएगा। अच्छा, आफ्टर डिसोसिएशन कितना पार्टिकल है? एक पार्टिकल H+ का और एक पार्टिकल एनायन वाला, यानी N का वैल्यू कितना हो गया, 2। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए मैंने लास्ट क्लास पे फॉर्मूला पढ़ा चुका हूं, जो बच्चे नहीं देखे उस लेक्चर को पहले उसको कवर कर लो। तो क्या मिलेगा, 1 + N - 1 अल्फा, ये मैं पढ़ा दिया था लास्ट लेक्चर पर। N का वैल्यू पुट करो, I = 1 + 2 - 1 और अल्फा के जगह पे क्या लिखेंगे, 0.0655 लिखेंगे। ठीक है, तो I = होगा 1 + 0.0655। सॉल्व करें तो मिलेगा 1.0655। ये मिल चुका है हमारे पास वेंट्स हब फैक्टर। ठीक है, अब एक लास्ट बचा है हमारे पास, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये सब हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं, बस एक जो बचा है, पहले आप इसको कॉपी करो, उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, तो 4th नंबर अगर कैलकुलेट कर ले, यहां से हमें निकालना है बेटा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या बताया था, डेल्टा TF = I × KF × मोलालिटी। ये सब मैंने लास्ट क्लास पे यानी लेक्चर नंबर 12 पे मैंने पढ़ा दिया। आप अगर नहीं देखे हो लेक्चर को तो पहले उसको कवर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो वाला। तो डेल्टा TF आपको फाइंड आउट करना है। I हमें मिल गया था 1.0655, KF कितना था 1.86, जो क्वेश्चन पे दिया गया था। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पर है 1.86, और मोलालिटी भी आपको मिल चुका था 0.326। अब इसको सॉल्व करोगे तो डेल्टा TF बराबर मिल जाएगा 0.65 केल्विन। ठीक है, पहले इसको कॉपी कर लो। एक और क्वेश्चन है इसी आधार पे, उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। चलिए बच्चों, तो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसको भी जरा आप देख लो। क्वेश्चन कह रहा है 19.5 ग्राम ऑफ दिस एसिड इज डिसॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व्ड इज 1 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट, आपको निकालना वेंट्स हब फैक्टर। चलो पहले इसी से निकाल लेते हैं। फर्स्ट नंबर कैलकुलेट करना है बेटा वेंट्स हब फैक्टर। आपको पता है क्वेश्चन पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है कितना, 1 डिग्री सेल्सियस, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बराबर जानते हैं डेल्टा TF = I × KF × मोलालिटी, और मोलालिटी की जगह पे लिख सकते हैं आप WA मॉलिक्यूलर मास ऑफ A × 1000 डिवाइड बाई क्या होगा, WB होगा। डेल्टा TF कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस, आप पुट कर लो यहां से। I का वैल्यू फाइंड आउट करना है, KF है 1.86, क्वेश्चन पर दिया गया है। WA है आपके पास 19.5। अच्छा, इस एसिड का अगर आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करोगे ना तो आएगा आपके पास 78 ग्राम पर मोल। आप कैलकुलेट कर लेना आराम से। तो मॉलिक्यूलर मास हो गया सर 78 × 1000 डिवाइड बाई हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी कि 500। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास I का वैल्यू मिलेगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो जरा क्या होगा, 78 × 500 डिवाइड बाई 1.86 × 19.5 × 1000 कर सकते हैं। I को छोड़ो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो I का वैल्यू निकल करके आता है 1.07। आप कैलकुलेट कर लेना आराम से घर पर। नाउ सेकेंड जो आपको निकालना था बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालेंगे? आपके पास एसिड दिया गया है, कौन सा, CH2F COOH।
ये एसिड है तो एक पार्ट बनेगा H प्लस और दूसरा पार्ट बनेगा CH2FC डबल माइनस। कितना पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन बना? 2 पार्टिकल। तो n का वैल्यू कितना लेके चल लेंगे? 2 लेके चल लेंगे। और फॉर्मूला क्या मैंने बताया था? I इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा, यानी कि I हो गया बेटा 1.07 इज इक्वल टू 1, n के जगह पे 2 माइनस 1 और फिर हो जाएगा अल्फा। सॉल्व करें, 1.07 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा, देयरफॉर अल्फा बराबर क्या मिला? 1.07 माइनस 1 यानी 0.07 हो गया। ठीक, अब इसके बाद थर्ड जो आपको कैलकुलेट करना है वो निकालना है मोलालिटी। चलिए मोलालिटी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। थर्ड जो लेके चलना है वो आपको निकालना है मोलालिटी। कैसे निकालते हैं मोलालिटी? फॉर्मूला जानते हैं, मोलालिटी बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट। WA कितना है? 19.5, 19.5 हो गया। मॉलिक्यूलर मास कितना था? 78 इंटू 1000 और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना था बेटा? 500 था। अब इसको सॉल्व करेंगे, आएगा 0.49, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 0.50 भी लिख सकते हैं। ये मोलालिटी हमें मिल गया। नाउ लास्ट आपको निकालना डिसोसिएशन कांस्टेंट। मिल जाएगा अब हमारे पास। डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। फोर्थ नंबर आपको लेके चलना है डिसोसिएशन कांस्टेंट। कैसे सोचते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट? फॉर्मूला बताया थे, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। कॉन्सेंट्रेशन कितना आ चुका है देखो तो 0.5, अल्फा कितना आ चुका है 0.07 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस 0.07। सॉल्व करके देखो, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास 2.6 इंटू 10 टू द पावर -3 अप्रोक्स। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनेगा। इसको कॉपी कर लो। इसके बाद फिर जो है हम लोग डिस्कस कर लेंगे कुछ और क्वेश्चंस यहां पर। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4 in 2 लीटर ऑफ वाटर। सबसे पहले अगर आप देखो वेट ऑफ सॉल्यूट क्या दिया गया? 25 मिलीग्राम, या फिर क्या लिख सकते हैं 25 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम। भाई मिलीग्राम को ग्राम में बनाने के लिए 10 के पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे ना। नाउ मॉलिक्यूलर मास ऑफ K2SO4 ये कितना होगा? 174 ग्राम पर मोल। नाउ वॉल्यूम इन लीटर दिया गया है कितना? 2 लीटर। टेम्परेचर कितना है बाबू? 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, इसको केल्विन में बनाने के लिए 273 जोड़ देते हैं तो क्या मिल जाएगा आपके पास? 298 केल्विन हो जाएगा। एज्यूमिंग इट कंप्लीट डिसोसिएशन, ये जो K2SO4 है ना, ये कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है। अच्छा, अगर कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है तो आप इसको 100% डिसोसिएट भी कह सकते हैं। हाँ, कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब क्या है कि सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना चुके हैं। यानी अल्फा कितना होगा? तो सर 1 का 100%, यानी 1 इंटू 100/100 वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। अब K2SO4 है हमारे पास, ये कितने पार्ट में टूटेगा? तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ K प्लस और साथ में बनेगा SO4-2। देखो तो N का वैल्यू कितना हो गया? 2 पोटेशियम और 1 सल्फेट, 3 पार्ट हो गया। यानी I बराबर क्या होता है? 1 प्लस N-1 अल्फा। यानी I बराबर क्या होगा? 1 प्लस 3-1 और अल्फा के जगह पे क्या हो गया? तो 1 हो गया। क्यों? क्योंकि सर कंप्लीट डिसोसिएशन की बात कर रहा है और कंप्लीट डिसोसिएशन में अल्फा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है ना। तो I बराबर क्या हो गया? 1 + 2, यानी कि लिख सकते हैं आप 3 लिख सकते हैं। अब आपको ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करना है, यानी पाई बराबर जानते हैं
I इंटू क्या होता है, WA/MA इंटू R इंटू T बाई क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब सारे वैल्यूज आप पुट कर दो। I बराबर कितना मिल गया, 3 मिल गया। WA कितना हो गया, 25 इंटू 10⁻³ R कितना लेके चलोगे, 0.0821 ले लो। टेम्परेचर हो गया सर 298। मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया देखो तो 174 ना, मॉलिक्यूलर मास हो गया 174 और वॉल्यूम कितना हो गया 2 लीटर। आप इसको सॉल्व करो और पाई का वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक ना। इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 5.27 इंटू 10⁻³ तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बेटर इंफॉर्मेशन के लिए आप लास्ट लेक्चर को देखो, वहां पर भी हमने इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन कवर करा चुके हैं। तो पहले इसको कॉपी करो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर मूव करते हैं। तो चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है सॉल्युबिलिटी के बारे में। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। 100 ग्राम अगर आपके पास सॉल्वेंट है, उसमें सॉल्यूट का जितना अमाउंट मैक्सिमम घुला सकते हैं वही उसका सॉल्युबिलिटी बनेगा। यानी इसका डिफिनेशन आप दे सकते हैं, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट that can be dissolved in 100 gram of the solvent called solubility, ठीक ना। अब एक चीज हमें पढ़ना है, रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी। ये क्लास 11th में भी आपको पढ़ाया गया है इक्विलिब्रियम के चैप्टर में, और यहां पर भी हम लोग उसको रिलेट कर लेते हैं बेसिकली। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी के बीच में आपको रिलेशन को फाइंड आउट करना है। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, उसके बाद हम लोग इसका ट्रिक बात कर लेंगे, उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन उस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले कॉपर सल्फाइड दिया गया है, तो कॉपर CuS जब ये आपके पास डिसॉल्व होगा तो बनाएगा एक कॉपर +2 और एक बनाएगा S2-। मान लो टाइम इक्वल टू 0 पर ये 1 था, इसकी वैल्यू क्या होगी 0 0। मैं बोला टाइम इक्वल टू इक्विलिब्रियम पर 1 में से S पार्ट सॉल्युबल हो गया, तो बना कितना होगा सॉल्युबल में S और S। S क्या है आपके पास सॉल्युबिलिटी, S क्या बेटा यहां पर सॉल्युबिलिटी, ठीक ना। और एक हम लोग बात करते हैं KSP, इसको बोल रहे हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक ना। अब ये जो KSP होता है ना, दिस इज अ इक्वल टू द प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन विथ स्टिचियोमेट्रिक पावर। सिर्फ प्रोडक्ट लेके चलना है, यहां पर रिएक्टेंट कंसीडर नहीं करना। यानी KSP बराबर क्या लिखोगे, प्रोडक्ट हमारे पास क्या क्या है, एक तो है कॉपर +2 वाला, इसका स्टिचियोमेट्रिक कितना है 1, तो पावर में 1 हो गया। और एक है आपके पास S-2 वाला, इसका स्टिचियोमेट्रिक भी 1 है, तो पावर में हो जाएगा 1। दैट मीन्स KSP बराबर कॉपर +2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं S, और S2- की जगह पर भी हो गया S, यानी KSP बराबर क्या हो गया S² हो गया। ये आपके पास इस सॉल्ट का हमारा KSP का वैल्यू मिल चुका है। आप इसको पहले कॉपी कर लो, इस आधार पे हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब जाकर के आपके माइंड पे KSP बैठ जाएगा या फिर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बैठ पाएगा। कॉपी करें जरा इसको। चलिए बच्चों हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास PbI2, इसका हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले PbI2 को आप ब्रेक करोगे, क्या बनेगा Pb +2 के साथ साथ 2 मॉलिक्यूल ऑफ I-।
अब टाइम इक्वल टू 0 पे इसको 1 मान लो तो ये 0 0 हो जाएगा। और टाइम जब इक्विलिब्रियम पर गया, मैं बोला 1 में से s चला गया, तो जितना पार्ट कम हुआ है उतना ही पार्ट आपका बनेगा। याद रखना एक चीज, इसका स्टिचोमेट्रिक 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करो, इसका स्टिचोमेट्रिक 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, इसका स्टिचोमेट्रिक 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा। अगेन हम लोग KSP बराबर क्या लिखते हैं, ओनली प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, है ना। तो एक तो प्रोडक्ट है सर आपके पास PB + 2 और दूसरा है आपके पास I-। इसका स्टिचोमेट्रिक 1 है तो पावर में 1 हो गया, इसका स्टिचोमेट्रिक 2 है तो पावर में 2 हो गया। ठीक, यानी KSP बराबर क्या लिख सकते हैं, PB + 2 की जगह पर S हो गया और I- की जगह पर हो गया 2S का स्क्वायर। सॉल्व कर ले जरा, तो KSP बराबर हो गया S × 4S², यानी KSP बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 4S का क्यू लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए इस वाले सॉल्ट के लिए मैं बात करता हूं। हमारे पास है बाबू एल्युमिनियम सल्फेट, इसको अगर आप ब्रेक करते हैं तो बनेगा एल्युमिनियम +3 का 2 यूनिट और 3 यूनिट ऑफ सल्फेट। नाउ सॉल्व करें, टाइम इक्वल टू 0 पे इसको 1 मान लो तो ये आपका 0 0 हो जाएगा। टाइम जब इक्विलिब्रियम पर गया, मैं बोला 1 में से s चला गया, तो जितना पार्ट डिक्रीज उतना ही पार्ट आपका बनेगा। इसका स्टिचोमेट्रिक 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, इसका स्टिचोमेट्रिक 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई करो, इसका स्टिचोमेट्रिक 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करो। नाउ KSP बराबर जानते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज एल्युमिनियम +3 एंड सल्फेट। हो गया। इसका स्टिचोमेट्रिक 2 था तो पावर में 2 जाएगा, इसका स्टिचोमेट्रिक 3 था तो पावर में 3 जाएगा। अब सारे वैल्यूज को रख दीजिए आप। KSP बराबर एल्युमिनियम +3 की जगह पे आप ले सकते हैं 2S, तो 2S का हो जाएगा आपके पास स्क्वायर, और सल्फेट की जगह पे लिखेंगे हम लोग 3S, तो क्या होगा 3S का क्यूब। सॉल्व कर ले जरा इसको। KSP बराबर, तो यहां पर होगा 4S², 3 × 9 = 27, 27 का S³ हो जाएगा। तो अब इसमें देखो, तो 27 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा, 108 मिल जाएगा, और S का स्क्वायर और S का क्यूब, तो क्या लिख सकते हैं, S के पावर 5। ठीक है, तो इसको पहले कॉपी करो। कुछ और एग्जांपल यहां पे हम लोग कंसीडर करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो एक और है आपके पास, इसका भी हमें रिलेशन निकालना है। तो Zr3PO4 का होल 4, पहले इसको आप ब्रेक कर लीजिए, तो क्या मिलेगा, Zr के पास +4 और PO4 का हो गया -3। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ब्रेक करने तो आता है सब। टाइम इक्वल टू 0 पे ये 1 होगा तो ये होगा आपके पास 0 0। जब इक्विलिब्रियम अचीव करेगा तो 1 में से s जाएगा तो बनेगा s, और यहाँ पर भी होगा s। इसका स्टिचोमेट्रिक 1 है तो s के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ, इसका स्टिचोमेट्रिक 3 है तो s के साथ 3 मल्टीप्लाई हुआ, इसका स्टिचोमेट्रिक 4 है तो s के साथ 4 मल्टीप्लाई हुआ। नाउ KSP बराबर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ Zr+4 एंड क्या होगा, PO4 -3। अच्छा, इसका स्टिचोमेट्रिक 3 है तो पावर में 3 लिखो, इसका 4 है तो पावर में 4 लिखो। तो KSP बराबर क्या मिला, इसके जगह पे लिख सकते हैं हम लोग 3S का होल क्यूब, और इसके जगह पे लिख सकते हैं 4S का होल 4। सॉल्व करके देखें तो KSP बराबर हो गया 27S का क्यूब, 256 हो जाएगा, और S के पावर 4 होगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा कितना, 6912, S के पावर 7 हो जाएगा। आई थिंक आपको मैटर समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं यहां पे आपको ट्रिक समझा देता हूं, आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं। मैं यहां पे ट्रिक आपको लिख के दिखा दूं। जैसे मान लो कोई सॉल्ट है AX और BY के फॉर्म में, AX और BY के फॉर्म में, तो सबसे पहले ये ब्रेक करना सीखो आप। अगर आप ब्रेक करना सीखते हो ना तो कहानी बन जाएगा हमारा। क्या लिखेंगे, A का हो गया +y और B का हो जाएगा आपके पास -x। x को मल्टीप्लाई कर लो इससे
y को मल्टीप्लाई कर लो इससे। अब KSP आप डायरेक्ट लिखना, कैसे? x के पावर x, y के पावर y एंड s के पावर x प्लस y। आप इस ट्रिक को अगर माइंड में रखते हैं तो कोई भी आपको सॉल्ट मिल जाए, आप उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तुरंत लिख सकते हैं। जैसे कुछ कुछ एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कॉपर एस, यहां पर देखो 1 छिपा है, यहां पर 1 छुपा है, यानी x के जगह पर हो गया 1 और y के जगह पर क्या हो गया 1। देखो x के जगह पर 1 है और y के जगह पर भी 1 है, तो सिंपल केस पे लिख सकते हैं आप। कैसे? 1 के पावर 1, 1 के पावर 1, x के पावर 1, सॉरी x के पावर x, y के पावर y, यानी 1 के पावर 1 एंड 1 के पावर 1 एंड s के पावर 1 प्लस 1 हो गया। सॉल्व करेंगे तो s का स्क्वायर आ जाएगा, भाई यही तो आया। आप एल्युमिनियम सल्फेट का लिख के दिखा लो, Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका निकाल लो। तो देख सकते हो यहाँ पे x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू कितना है बेटा? तो 3 है। अब डायरेक्ट आप केस पे लिख सकते हैं यहाँ पर, कैसे? x के पावर x यानी 2 के पावर 2, y के पावर y यानी 3 के पावर q और s के पावर x प्लस y, s के पावर x प्लस y। तो x कितना है? 2 एंड y कितना है? 3, यानी 2 प्लस 3 हो गया। सॉल्व कर लो इसको, क्या मिलेगा? 2 के पावर 2 यानी कि 4, 3 के पावर q यानी कि 27 और s के पावर हो गया 5, यानी 108, s के पावर हो गया आपका कितना? 5। ठीक है। फिर इसी तरीके से आप चाहे तो इस वाले का सोच लो, है ना? तो अगर इसका मैं दिखा दूं, इसका अगर दिखा दूं तो ZR का 3, PO4 का होल 4, यानी x बराबर हो गया सर 3 और y बराबर हो गया सर 4। सॉल्व करके देखो, यानी KSP इज इक्वल टू क्या हुआ? x के पावर x यानी 3 के पावर 3, y के पावर y यानी 4 के पावर 4 एंड s के पावर क्या होगा? x प्लस y, है ना? तो 3 प्लस 4 हो जाएगा यहाँ पे। सॉल्व कर ले तो KSP बराबर क्या हुआ? 27, 4 का 4 पावर में यानी 256 हो गया, इनटू s के पावर 7 होगी, यानी कि 6912 s के पावर 7। तो अगर ये ट्रिक माइंड में रहता है तो आप कोई भी सॉल्ट का रिलेशन निकाल सकते हैं सॉल्युबिलिटी का विथ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले इसको कॉपी कर लो, इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात और यहां पे करते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। देखो सॉल्युबिलिटी का जो फैक्टर होगा वो हम लोग 2 अलग अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग सॉल्युबिलिटी सॉलिड का लिक्विड के अंदर में देखेंगे, और दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे गैस का लिक्विड के अंदर में देखेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब इसमें 2 अलग अलग इफेक्ट हम लोग सोचेंगे। सबसे पहला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना? तो यहां पर एक होता है इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, दैट मीन्स डेल्टा H जो होगा ये पॉजिटिव हो, देन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर solubility of solid in liquid also be increases, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, बशर्ते कि वो जो रिएक्शन है ना, वो जो सॉल्युबिलिटी है ये एंडोथर्मिक पर होनी चाहिए, यानी डेल्टा H का वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तब सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन इफ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, यानी कि डेल्टा H बराबर क्या होगा? नेगेटिव होगा, देन on increasing temperature
solubility of solid in liquid decreases, यानी solubility of solid in liquid टेम्परेचर बढ़ाने से तब बढ़ेगा जब डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, और टेम्परेचर बढ़ाने से तब कम होगा जब डिसोल्यूशन प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक होगा। ये टेम्परेचर का इंपैक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो प्रेशर का जो इंपैक्ट होता है ना वो सिर्फ गैस के लिए होता है। किसके लिए? गैस के लिए। अब सॉलिड को आप लिक्विड में डिसॉल्व कराने के बारे में सोच रहे हो, या फिर सॉलिड को आप लिक्विड में घुलाने के बारे में सोच रहे हो, तो सॉलिड के साथ तो प्रेशर का टर्म नहीं आएगा, लिक्विड के साथ भी प्रेशर का टर्म नहीं आएगा। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड प्रेशर को चेंज करने से चेंज नहीं होगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर डज नॉट affect the solubility of solid in liquid। ठीक है, तो प्रेशर का कोई भी इंपैक्ट यहां पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर सॉलिड आपका प्रेशर नहीं रखता है, लिक्विड के केस में भी आपका प्रेशर नहीं होता है। प्रेशर ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गैस। गैस अगर होगा तभी प्रेशर आएगा, है ना। यहाँ पे ना तो ये प्रेशर है ना तो ये प्रेशर है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड की बात कर रहे हैं, इसलिए हम डायरेक्ट बोल दिए प्रेशर का इंपैक्ट सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पर देखने को नहीं मिलता है। सो कॉपी करें। इसके बाद हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। चलिए बच्चों आगे की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। देखो जनरली जितने भी गैस होते हैं ना वो सब के सब आपके लिक्विड पे सॉल्युबल हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है जनरली ऑल गैसेस आर सॉल्युबल इन वाटर और अदर लिक्विड। सारे गैसेस आपके पानी में लगभग घुल जाते हैं या कोई और लिक्विड में लगभग आपकी घुल जाते हैं। लेकिन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड अगर आपको इसको इनहांस करना है, इसको बढ़ाना है, तो कुछ इफेक्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे सबसे पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट। अब इसके लिए यहाँ पे टर्म यूज करते हैं हम लोग लाइक डिसॉल्व लाइक का, लाइक डिसॉल्व लाइक। अब लाइक डिसॉल्व लाइक कहने का मतलब क्या है कि अगर सॉल्यूट पोलर है तो वो हमेशा पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेगा, और सॉल्यूट अगर नॉन पोलर है तो हमेशा नॉन पोलर में ही घुलेगा। मतलब सेम जाति में ज्यादा सॉल्युबिलिटी देखने को मिलती है, अलग अलग जाति पे कम सॉल्युबिलिटी देखने को मिलती है। इसलिए मैं बोल रहा हूं लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। मैं यहां पे लिख देता हूं पोलर सॉल्यूट dissolved in polar solvent। जैसे एग्जांपल के लिए NaCl यहां पे 4 डेवलप करते हैं, यानी कि पोलर सॉल्यूट हो गया, पोलर सॉल्यूट हो गया। ये पोलर सॉल्यूट हमेशा आपका वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये पोलर सॉल्वेंट है, तो पोलर सॉल्यूट हमेशा आपका पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा। और नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है। अच्छा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में आप क्या क्या सोच सकते हैं? जैसे आप बेंजीन की बात कर लो, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा। तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड में कोई ऐसे सॉलिड घुल सकते हैं जो नॉन पोलर हो। जैसे मीथेन की बात आप करते हैं, तो मीथेन में हमारे पास कोई भी पोलैरिटी डेवलप नहीं होती है, तो मीथेन आमतौर पे कहां पे डिसॉल्व हो सकता है? बेंजीन में डिसॉल्व हो सकता है।
ठीक है, क्योंकि बेंजीन आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है और मीथेन भी आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है ना। तो इसी फेनोमेना को हम लोग लाइक डिजॉल्व लाइक के नाम से जानते हैं कि सेम जाति वाला सेम जाति में घुलेगा, पोलर वाला पोलर में घुलेगा और नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में घुलेगा। कर सकते हैं, इसको कॉपी करो। फिर कुछ इफेक्ट और हम लोग यहां पे बात करते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर solubility of gas in liquid decreases due to increasing kinetic energy of gaseous molecule यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और सॉलिबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन याद रखना कि किसके लिए वैलिड है बाबू, गैस इन लिक्विड के लिए। गैस को कहां पे घुलाना है, लिक्विड पर घुलाना है, ये उसके लिए वैलिड है, ठीक है। जबकि सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। बढ़ेगा कब, जब डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, और घटेगा कब, जब डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। लेकिन गैस को अगर लिक्विड में घुलाना है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिबिलिटी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल आपकी इनहांस हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने से। अगला इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मैं लिख रहा हूं ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर solubility of gas in liquid also be increases। यानी प्रेशर को बढ़ाने से solubility of gas in liquid आपका बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि आप डायरेक्ट कह सकते हैं यहां से, क्या सर, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी। ये कहां की बात कर रहे हैं, गैस इन लिक्विड की बात कर रहे हैं। सॉलिड वाला मत सोच देना, क्यों, क्योंकि सर सॉलिड के साथ प्रेशर का टर्म थोड़ी आता है, लिक्विड के साथ प्रेशर का टर्म थोड़ी आता है। प्रेशर ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गैस मॉलिक्यूल। गैस प्रेजेंट है, यहां पर आपका प्रेशर का इंपैक्ट होगा। कॉपी करें। इसके बाद फिर हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। चलिए बच्चे, इसके बाद हम लोग बात करते हैं हेनरीज लॉ। देखो हेनरीज लॉ जो है ना, ये तभी वैलिड होगा जब आप सॉलिबिलिटी गैस का लिक्विड में सोच के चलोगे। अब यहां पे जो सॉलिबिलिटी का इंपैक्ट होगा वो प्रेशर की वजह से होगा, जो आपको मैंने ये पॉइंट बताया ना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर वाला, यही आपका हेनरीज लॉ है। बस इसको लैंग्वेज के फॉर्म में मैं लिख देता हूं आपको। हेनरीज लॉ आप कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, under the similar condition solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure। यानी कि अगर S मैं बोलता हूं दिस इज अ सॉलिबिलिटी किसका, ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस का सॉलिबिलिटी लिक्विड में है ना, और P मैं कह रहा हूं दिस इज अ प्रेशर, प्रेशर डेवलप ड्यू टू गैस, है ना। तो S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट लाते हैं K।
तो KH इंटू क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, जहां पर KH जो है ना, दिस इज अ हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। अब ये जो हेनरीज कांस्टेंट है ना बेटा, ये हर एक गैस के लिए अलग अलग होता है, और हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू जितना बढ़ता चला जाएगा सॉलिबिलिटी ऑफ गैस उतनी कम होगी। तो एक पॉइंट यहां पे आप इंसर्ट कर दो, वैल्यू ऑफ KH, KH increases then solubility decreases। जैसे अगर यहां पे मैं गैस सोचता हूं और यहां पे मैं KH का वैल्यू सोचता हूं, मान लो ये गैस A है, ये B है, ये C है और ये D है। KH का वैल्यू यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है। तो KH का वैल्यू जितना ज्यादा होगा गैस उतनी कम सॉल्युबल होगी। मतलब अगर आप सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं यहां से, तो D की सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि सर KH का वैल्यू सबसे ज्यादा है। KH का वैल्यू जिसका कम होगा वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, मतलब A ज्यादा सॉल्युबल है, उसके बाद B, उसके बाद C और लास्टली क्या होगा, आपका D होगा। ठीक है, तो पहले इसको कॉपी करो। एक और पॉइंट यहां पर मैं आपको बता देता हूं। यहां पर एक पॉइंट और आप सोच करके चलें, जैसे अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, रॉल्स लॉ पढ़ाए हैं ना, तो उसमें क्या बताए थे आपको, बताए थे कि जो पार्शियल प्रेशर होगा, जो पार्शियल प्रेशर होता है, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ये पढ़े। और अभी हम लोग देख चुके एक चीज, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ आपने क्या देखा कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बेटा, पार्शियल प्रेशर कह लो। अब इन दोनों को अगर आप सोच करके चले, तो जहां पे पार्शियल प्रेशर वहां पे सॉल्युबिलिटी भी तो लिख सकते हैं। देयरफॉर रिजल्ट क्या मिल जाएगा, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यानी कि S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। आप ये भी सोच सकते हैं। अगेन यहां पे प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हेनरीज कांस्टेंट का ही इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि S इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, KH इंटू XA लिखेंगे। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। पहले इसको कॉपी करो, कुछ क्वेश्चंस यहां पे हम लोग बात करते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद हेनरीज लॉ की कुछ लिमिटेशन भी है। क्या क्या लिमिटेशन? हेनरीज लॉ हम लोग बात करते हैं गैस को लिक्विड में घुलाने के लिए, है ना। तो गैस लिक्विड में कब ज्यादा घुलेगा, जब टेम्परेचर कम रखेंगे, प्रेशर ज्यादा बढ़ा देंगे। लेकिन टेम्परेचर कम तो करना है, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं कर देना। अगर बहुत ज्यादा कम कर दोगे तो हेनरीज लॉ प्रॉब्लम में आ जाएगा। प्रेशर बढ़ाना तो है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा देना, तब भी आपका प्रॉब्लम में आ जाएगा। तो कुछ लिमिटेशन। पहला लिमिटेशन क्या है, टेम्परेचर शुड नॉट टू लो, वेरी लो आप कर दो यहां पर, शुड नॉट टू वेरी लो, बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर नहीं करना होगा। प्रेशर शुड नॉट टू हाई, प्रेशर शुड नॉट टू वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई आप प्रेशर नहीं कर सकते। तीसरा, गैस आपका ना तो डिसोसिएट करने वाला होना चाहिए, ना तो किसी के साथ एसोसिएट करने वाला होना चाहिए। मतलब ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट टाइप का आपका गैस होना चाहिए। मैं लिख रहा हूं यहां पर, गैस मॉलिक्यूल शुड नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट, ये डिसोसिएट भी ना करे और एसोसिएट भी ना करे। और गैस कभी भी लिक्विड से रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, या फिर सॉल्यूट जो गैस आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपका सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन शो नहीं करना चाहिए। रिएक्शन अलग चीज है
और सॉल्युबिलिटी अलग चीज है, दोनों को एक साथ सोचने की कोशिश मत करना। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं गैस शुड नॉट रिएक्ट्स विथ सॉल्वेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है आपका हेनरीज लॉ के बारे में, इसको भी कॉपी करो, कुछ क्वेश्चन बात कर लेंगे और ये चैप्टर हम लोग खत्म करेंगे, ठीक ना। चलिए बच्चे, इसके बाद एक क्वेश्चन है, आओ जरा देख लो क्या कह रहा है। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ पीबीएस इज 8 × 10⁻⁻28। अच्छा पीबीएस है ना, देखो तो जरा, यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, x का वैल्यू भी 1 हुआ और y का वैल्यू भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो KSP आप निकाल लो, कैसे लिखते हो, x के पावर x, y के पावर y एंड s के पावर x प्लस y, यानी कि KSP बराबर 1 के पावर 1, 1 के पावर 1 एंड s के पावर हो गया 1 1 2, यानी KSP बराबर क्या मिल गया बेटा, s² मिल गया। अब KSP क्वेश्चन पर गिवन है 8 × 10⁻⁻28, तो 8 × 10⁻⁻28 इज इक्वल टू हो गया s²। देयरफॉर s बराबर क्या होगा, √8 × 10⁻⁻28। अच्छा √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, और 10⁻⁻28 का रूट कितना हो जाएगा, 10⁻⁻14 हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है, देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ पीबीएस इन प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज x × 10⁻16 मोल पर लीटर। द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू पता करना है, और साथ में √2 का वैल्यू दिया गया 1.41, तो 2 × √2 1.41 × 10⁻⁻14, इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 2.82 × 10⁻⁻14। अभी यहां पर x का वैल्यू कितना है, 2.82 × 10⁻⁻14, लेकिन 14 को आपको 16 बनाना है ना, तो इस पॉइंट को हटा लो तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 ऊपर कर दो, तो s इज इक्वल टू क्या हो गया, 282 × 10⁻⁻16। कैसे लिखे, 100 को ऊपर कर दिए सर, तो 10⁻⁻16 हो गया, यानी x बराबर आपको कितना मिल गया, दिस इज 282, x बराबर कितना मिल गया, 282। कर सकते हैं, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका बनता। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था जेईई मेंस 2022, इसको कॉपी करो। एक और क्वेश्चन इसी तरह से, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था जेईई मेंस 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन, इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट AB2 इज 3.20 × 10⁻11 m के पावर 3, देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ AB2 इन प्योर वाटर। आपके पास दिया गया है AB2, देख लो जरा कैसे निकालोगे, यहाँ पे 1 छिपा है ना, x बराबर हो गया 1 और y बराबर हो गया सर 2। ट्रिक इस्तेमाल कर रहा हूं, तो KSP बराबर क्या जानते हैं, x के पावर x, y के पावर y एंड s के पावर x प्लस y, यानी KSP बराबर लिख सकते हैं 1 के पावर 1, 2 के पावर 2 इंटू s के पावर 1 प्लस 2, यानी कि KSP बराबर हो गया 2 का स्क्वायर 4 और s का पावर हो गया q। अच्छा KSP क्वेश्चन पर गिवन है कितना, 3.20 × 10⁻11 इज इक्वल टू 4s का q हो जाएगा, यानी SQ बराबर क्या लिख सकते हैं, 3.20 × 10⁻11 बाई 4, यानी s बराबर क्या हो गया, 3.20 × 10⁻11 बाई 4, और ये हो जाएगा 1/3 पार्ट। अब इसको सॉल्व करके आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से आ जाता है 2 × 10⁻4 मोल पर लीटर। कर सकते हो, तो इस तरीके से ये आपका बनेगा। तो बच्चों हम लोग आज इतना ही रखते हैं। आज हमारे पास सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म हो चुका है। हमने इसमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस स्टार्ट क्लास से लेकर के अब तक करवा दिया है, जिसमें हमने नीट की भी क्वेश्चंस करवाए, आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के भी क्वेश्चंस हमने आपको करवा दिया। हम लोग बच्चों नेक्स्ट लेक्चर पर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में।
तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आप इसे अपने फ्रेंड तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी हमसे जुड़ने का मौका मिल सके। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू वेरी मच।